अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। और नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो शुरू करूंगी मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी के इस कॉल से कि वो कहते थे कि मुझे अल्लाह से हया आती है कि मस्जिद अक्सा असीर हो और मैं मुस्कुराता फिरूं। और नाज़रीन इकराम, उनका ये मकौला मुझे इस मौके पर याद आ रहा है जब इस रमज़ानुल मुबारक में भी इसराइल अपनी बदफितरत से मजबूर होकर फ़लस्तीनियों के खिलाफ दोबारा तशद्दुद का आगाज कर चुका है। क्योंकि नाज़रीन इकराम, रमज़ानुल मुबारक के महीने में कल इसराइली फोर्सेज ने मस्जिद अक्सा पर हमला किया और सैकड़ों फ़लस्तीनी अफराद को जख्मी और गिरफ्तार किया। और इसके बाद आज सुबह इसराइल ने गजा का मुहासरा करके वही काम किया जो वो हर रमज़ान के महीने में फ़लस्तीनियों के साथ करता आ रहा है, यानी कि वहशियाना बमबारी। बहरहाल, हर साल रमज़ान का महीना फ़लस्तीनियों पर बहुत भारी गुजरता है और ये कोई एक दो बरस का किस्सा नहीं है। हर साल फ़लस्तीनियों पर रमज़ान के महीने में किसी न किसी बहाने से बमबारी की जाती है, जिसके लिए किसी बड़ी वजह की ज़रूरत भी नहीं होती। क्योंकि इस साल भी इसराइली पुलिस ने यह बहाना लगाया है कि मस्जिद अक्सा में मास्क लगाए हुए फसादी मौजूद थे, जिन्होंने गिरफ्तारी पेश ना की तो उन्हें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। और इसके साथ साथ इसराइली पुलिस ने यह इल्ज़ाम भी लगाया है कि इनके पास डंडे, पत्थर और आतिशी सामान भी मौजूद था। लेकिन नाज़रीन इकराम, अच्छी बात यह है कि इस हमले के खिलाफ अरब दुनिया, जिसमें सऊदी अरब, मिस्र और उर्दन शामिल है, तो उन्होंने इसराइली हमलों की मजम्मत की है। और नाज़रीन इकराम, गौर करने की अहम बात यह है कि इसी माह यहूदियों का त्यौहार फसह और ईसाइयों का त्यौहार ईस्टर भी करीब हैं। और लाजमी सी बात है कि फ़लस्तीनी इस जुल्म पर खामोश नहीं रहेंगे तो इस दौरान कशीदगी बढ़ सकती है। और नाज़रीन इकराम, इतने मुश्किल वक्त में भी मस्जिद अक्सा के स्पीकरों में हय्या अलल जहाद की आवाज़ें गूंज रही हैं। ये वही आवाज़ें हैं कि जब 1400 साल पहले मस्जिद नबवी में लगती थी तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा सब काम छोड़कर मैदान में आ जाते थे। और नाज़रीन इकराम, ये भी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही कहा था कि जहाद और इस्लाम की सरबुलंदी से ही मस्जिद अक्सा की हिफाजत होगी। तो नाज़रीन इकराम, रुई ज़मीन पर कायम होने वाली दूसरी मस्जिद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज की यादगार, मुसलमानों का किबला अव्वल, खलीफा दोम सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की अमानत, सलाहुद्दीन अय्यूबी की ईमानी जुर्रत का मजहर और खिलाफत उस्मानी की शान शौकत का मुंह बोलता सबूत मस्जिद अक्सा इस वक्त किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी की मुंतजिर है। और एक ऐसे दौर में कि जब मस्जिद अक्सा पर यहूदियों का कब्जा है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी की याद मजीद शिद्दत से आने लगती है। अल्लाह ताला हमारे फ़लस्तीनी भाइयों को इस मुसीबत पर अजर अजीम अता फरमाए और मुस्लिम उम्मा में से ही किसी और सलाहुद्दीन अय्यूबी को खड़ा कर दे, आमीन। और नाज़रीन इकराम, यहाँ सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह की बात चल रही है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज में जो मदा दिलचस्पी रखते हैं, तो इस ड्रामा सीरीज के हवाले से एक दिलचस्प वाकया हाल ही में पेश आया है जो मैं उन्हें बताना चाहूंगी। हुआ कुछ यूं है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तुर्की और पाकिस्तान के इश्तराक से अय्यूबी नामी ड्रामा सीरीज की इस वक्त तैयारियां चल रही हैं। और ये तैयारियां इतनी लंबी हो गई हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के किरदार के लिए लिया जाने वाला अदाकार इल्हान सेन ने तंग आकर इस ड्रामा सीरीज को खुदा हाफिज कह दिया कि इसकी तो शूटिंग ही शुरू होने में नहीं आ रही। और इसी खबर के हवाले से मुकम्मल तबसरा मैंने अपनी इस वीडियो में आप लोगों के सामने पेश किया था। तो नाज़रीन इकराम, अब इनके ड्रामा छोड़ जाने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी की सीट खाली है। तो इन दिनों एमरे कोनक के इंस्टाग्राम अकाउंट पर तुर्गुत के एक फैन की तरफ से ये तस्वीर पोस्ट की गई है, जिसमें एमरे कोनक से ये रिक्वेस्ट की गई है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का लीडिंग रोल चंगेज जोशकुन को दिया जाए, क्योंकि वो तुर्गुत के रोल में दिल शारतुल में बेहतरीन जा रहे थे। तो नाज़रीन इकराम, इस बारे में मैं आप लोगों की राय जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि कई बार मद्दाहों की पसंदीदगी भी इस बात का फैसला करवा देती है कि किसी अदाकार को कोई किरदार मिल सकता है या नहीं। लेकिन मुझे मालूम है कि आप में से जो लोग चंगेज जोशकुन के मद्दाह हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने चंगेज जोशकुन की फिल्म अल-परसलान भी देख रखी होगी, वो मुझे ये जरूर कहेंगे कि चंगेज जोशकुन को सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार ना दिया जाए। क्योंकि नाज़रीन इकराम, वो जानते हैं कि ये फिल्म क्यों फ्लॉप हुई थी और इस फिल्म में चंगेज जोशकुन की अदाकारी भी कुछ इतनी खास नहीं थी। इसके अलावा चंगेज जोशकुन तुर्की में कोई इतने पॉपुलर अदाकार भी नहीं है। और चूंकि तुर्क प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स जो तारीखी फिल्में या ड्रामा सीरीज वगैरह बनाते हैं, तो इनका टारगेट सबसे पहले तुर्की की आवाम होती है, ताकि इनके ड्रामे को इश्तिहारात वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इसलिए एमरे कोनक सबसे पहले तुर्की के लोगों की पसंद नापसंद को देखेंगे। वैसे भी चंगेज जोशकुन के फैंस ज़्यादातर पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में हैं। तो शायद अगर अंसारी एंड शाह फिल्म, जो कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और जो इस ड्रामे के प्रोड्यूसर्स भी हैं, अगर वो एमरे कोनक पर जोर दें तो हो सकता है कि वो चंगेज जोशकुन को ले लें। लेकिन नाज़रीन इकराम, आप लोग भी जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा,
क्योंकि एमरे कोनक पर ही उन्होंने इस ड्रामे की तमाम जिम्मेदारी डाल रखी है और एमरे कोनक को मालूम है कि कौन सा अदाकार किस किरदार के लिए मौजू है। और अब तक ओयनिश बुयुक सेल्जुकलो और एल्परसलान बुयुक सेल्जुकलो में हमने यही देखा है कि अगर एमरे कोनक ने किसी गुमनाम अदाकार को लिया भी है और उस वक्त उसकी सिलेक्शन हमें अच्छी नहीं लग रही, तो बाद में वही अदाकार सुपर परफॉर्मेंस के साथ बिल्कुल परफेक्ट मालूम होने लगा। यनाल बे की मिसाल हमारे सामने है। और यहाँ अगर मैं आप लोगों से सच कहूँ तो मुझे पहले एल्परसलान के तौर पर बारिश अर्दूज का इंतखाब भी पसंद नहीं था और अभी भी इतने पसंद नहीं है, लेकिन अदाकारी के मामले में वो चंगेज जोशकुन से काफी बेहतर हैं। हो सकता है कि यहाँ कुछ लोग ये कहें कि एक 1.5 घंटे की फिल्म के जरिए आप किसी की अदाकाराना सलाहियत जज नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह कि वो प्रोड्यूसर यानी बिलाल कोलियोंजो जिन्होंने एल्परसलान फिल्म बनाई थी, वही अपने अदाकारों से सही काम नहीं ले सके। इसी वजह से एल्परसलान फ्लॉप होने से पहले उन्होंने याउज नामी ड्रामा सीरीज बनाने का ऐलान भी किया था, जिसमें चंगेज जोशकुन ने सुल्तान याउज का किरदार अदा करना था। लेकिन आप लोग जानते हैं कि ये मंसूबा अभी तक खटाई में है और इस पर काम नहीं हुआ। और मेरा ख्याल है अच्छी बात है कि नहीं हुआ, वरना चंगेज जोशकुन के कैरेक्टर पर एक फ्लॉप फिल्म के साथ साथ एक ड्रामा सीरीज भी होती। शायद आप लोगों को ये बात बुरी लगे, मगर मेरे पास इस बात का सबूत भी है। और वो ये है कि जब मैंने दिल शार्तुल देखना शुरू किया तो इब्तदा में मुझे लगा कि तुर्गुत ज्यादा हैंडसम है, तो इसे क्यों नहीं अर्तुगरुल के किरदार के लिए लिया गया। लेकिन जैसे जैसे किस्तें देखती गई तो समझ आया कि चंगेज जोशकुन की एक्टिंग और उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस वगैरह एक सपोर्टिंग रोल के तौर पर ही ठीक है। लीड रोल में वो कभी भी वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते थे जैसी एंगन अल्तान ने दी। चंगेज जोशकुन ने आइकिस के मरने पर जो अदाकारी की, इसका मुकाबला आप हलीमा के मरने पर एंगन अल्तान की अदाकारी से करें। आप लोगों को खुद फर्क समझ में आ जाएगा। हलीमा खातून की वफात पर अर्तुगरुल गाजी की परफॉर्मेंस ने बड़े बड़ों को रुला दिया था और ये सीन दिल शार्तुल की तारीख के बेहतरीन सीन्स में से है। दूसरी बात यह कि चंगेज जोशकुन की पर्सनैलिटी सलाहुद्दीन अय्यूबी से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। ना तो सलाहुद्दीन अय्यूबी गोरे रंग के थे और ना ही उनकी नीली आंखें थीं, तो इस हिसाब से कोई दरमियाने रंग और काली आंखों वाला अदाकार ही सलाहुद्दीन अय्यूबी के किरदार में बेहतरीन रहेगा। और नाज़रीन इकराम, इसी तरह जो लोग उलाज टूना को अय्यूबी का किरदार देने के हक में है, तो यहाँ भी मैं इत्तफाक नहीं करूंगी, क्योंकि उलाज टूना की अदाकारी भी कुछ ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं थी और एंगन अल्तान के मुकाबले में वो फीके से लगे। शायद इनके बारबरुस लार छोड़ जाने की एक वजह ये भी हो कि वो जानते थे कि उरूज के शहीद होने के बाद अगले सीजन में सारा बर्डन मेन रोल इन्हीं के पास होने की वजह से इन्हीं पर होगा, इसलिए उन्होंने ड्रामा छोड़ जाना ही बेहतर समझा। अब अगर आप ये कहें कि फिर एंगन अल्तान को अय्यूबी के किरदार के लिए ले लिया जाए, तब भी मैं कहूंगी नहीं, क्योंकि एंगन अल्तान के चेहरे पर अब बड़ी उम्र के आसार दिखने लगे हैं और एक यंग किरदार में वो अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए एमरे कोनो को अब सर्च ऑपरेशन शुरू कर देना चाहिए और तुर्की में से कोई अच्छा सा अय्यूबी ढूंढ निकाले, क्योंकि अदाकारों की सिलेक्शन के मामले में एमरे कोनो की चॉइस बड़ी अच्छी है। तो नाज़रीन इकराम, रमजानुल मुबारक के महीने में और जहाँ भी मुसलमान जुल्म सितम का शिकार हैं, उन्हें अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।